लास्ट के लेक्चर में हम पढ़ रहे थे नेचर ऑफ बिजनेस इकोनॉमिक्स और उसमें अपन ने 2-3 पॉइंट्स पढ़ लिए थे। आज हम पॉइंट स्टार्ट करने वाले। बिजनेस इकोनॉमिक्स इज इंटरडिसिप्लिनरी इन नेचर। इंटरडिसिप्लिनरी, तो सबसे पहले हम जानेंगे डिसिप्लिन मतलब क्या है। डिसिप्लिन का मतलब होता है सब्जेक्ट। इस केस में डिसिप्लिन का मतलब क्या हो जाएगा, सब्जेक्ट। तो इंटरडिसिप्लिनरी का मतलब होता है मोर देन वन सब्जेक्ट। अगर हम कोई प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए एक से ज़्यादा सब्जेक्ट को यूज़ करें तो उसको बोला जाता है इंटरडिसिप्लिनरी इन नेचर। पढ़ते हैं पहले। इट रेफर्स टू यूज ऑफ मेथड्स, नॉलेज एंड पर्सपेक्टिव ऑफ मोर देन वन सब्जेक्ट टू सॉल्व द कॉम्प्लेक्स रियल वर्ल्ड प्रॉब्लम्स। ये क्या है, एक से ज़्यादा सब्जेक्ट के मॉडल्स को यूज़ करना, एक से ज़्यादा सब्जेक्ट के पर्सपेक्टिव को यूज़ करना, एक से ज़्यादा सब्जेक्ट के थेरीज को यूज़ करना किसी कॉम्प्लेक्स प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए। इसी को क्या बोला जाता है, इंटरडिसिप्लिनरी अप्रोच बोला जाता है। ठीक है, तो बिजनेस इकोनॉमिक्स भी एक इंटरडिसिप्लिनरी अप्रोच है, क्योंकि ये कभी ऐसा नहीं सोचता कि हम इकोनॉमिक्स है हमारे से टाइटल में तो हम क्या करें, सिर्फ इकोनॉमिक्स के बाउंड्रीज के अंदर रहे और उसके अंदर रह के ही बिजनेस प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने की कोशिश करें। नहीं, बिल्कुल नहीं। बिजनेस इकोनॉमिक्स बोलता है कि मुझे बिजनेस के प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने के लिए जो भी चीज़ें लगेंगी, जो भी कंसेप्ट लगेंगे, जो भी पर्सपेक्टिव लगेंगे, चाहे वो इकोनॉमिक्स में अवेलेबल हो चाहे वो नहीं हो, इकोनॉमिक्स के बाहर अवेलेबल हो, तो वहाँ से हम खींच के बिजनेस के प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने के लिए उन्हें लाएंगे। तो बिजनेस इकोनॉमिक्स जो है वो एक से ज़्यादा सब्जेक्ट का यूज़ करता है बिजनेस के प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने के लिए। तो कौन से सब्जेक्ट समझते हैं। सबसे पहले अकाउंटिंग। अब बिजनेस प्रॉब्लम है तो पहले अपने को डेटा को एनालाइज करना पड़ेगा और उसके लिए जो डेटा होता है वो अपने को अकाउंटिंग प्रोवाइड करेगा। नेक्स्ट स्टैटिस्टिक। अब जो डेटा अपने को मिला है उसको क्या करना पड़ेगा, एनालाइज करना पड़ेगा उसको। मान लो अपने जो एवरेज सेल्स है वो धीरे धीरे कम होते जा रहा है, तो वो कहाँ से कब से कम हो रहा है उसका ग्राफ बनाना पड़ेगा। तो ये सारी चीज़ें स्टैटिस्टिक में आएंगी। नेक्स्ट फाइनेंस। फाइनेंस में अपन ये देखेंगे कि क्या हमारा जो कैपिटल है, कॉस्ट ऑफ कैपिटल है वो बहुत ज़्यादा हो रहा है, हमने लोन बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट रेट्स पे ले रहे हैं, या हमारा जो रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट है क्या वो एडिक्वेट है भी या नहीं भी, ये सब फाइनेंस में देखेंगे। इकोनोमेट्रिक्स। इकोनोमेट्रिक्स यानी होता है एप्लीकेशन ऑफ स्टैटिस्टिक्स एंड मैथमेटिक्स टू फॉर्म एंड टेस्ट द इकोनॉमिक हाइपोथेसिस। इकोनॉमिक हाइपोथेसिस यानी इकोनॉमिक मॉडल को बनाने के लिए अगर हम स्टैटिस्टिक्स या उनको प्रूव करने के लिए अगर हम स्टैटिस्टिक या मैथमेटिक्स का यूज़ करते हैं तो उसको बोला जाता है इकोनोमेट्रिक्स। ठीक है, तो बिजनेस इकोनॉमिक्स में इकोनोमेट्रिक्स का भी यूज़ होता है। नेक्स्ट बिजनेस इकोनॉमिक्स में मार्केटिंग का भी यूज़ हो सकता है, मैथमेटिक्स का भी यूज़ हो सकता है, और ऑपरेशनल रिसर्च यानी बिजनेस ऑपरेशंस कैसे होते हैं, कहाँ पे कॉस्ट ज़्यादा जा रहा है वगैरह वगैरह, ये सारी चीज़ें ऑपरेशनल रिसर्च में आती है और ये सारी चीज़ें भी हम यूज़ करते हैं बिजनेस इकोनॉमिक्स में। ठीक है, तो नेक्स्ट चीज़ आते हैं बिजनेस इकोनॉमिक्स इज नॉर्मेटिव इन नेचर। नॉर्मेटिव, ठीक है, नॉर्मेटिव ये बहुत इंपॉर्टेंट वर्ड है इकोनॉमिक्स का। बट नॉर्मेटिव के साथ साथ अपने को और एक चीज़ देखने को मिलेंगी, एक होता है पॉजिटिव और दूसरा होता है नॉर्मेटिव। ठीक है, दोनों भी कंसेप्ट को अपने को समझना पड़ेगा। इकोनॉमिक्स के बहुत इंपॉर्टेंट कंसेप्ट और इस पे एमसीक्यू बहुत ज़्यादा बनते हैं। तो मैं जो हमारा मॉड्यूल है उसमें जो प्रैक्टिस सेट है उसमें भी ये इसके एमसीक्यूज दिए हुए हैं। सबसे पहले समझते हैं पॉजिटिव का मतलब क्या है। पॉजिटिव इकोनॉमिक्स इज ऑफ टू टाइप्स और सबसे पहला क्या है, पॉजिटिव इकोनॉमिक्स। पॉजिटिव इकोनॉमिक्स इट डील्स विथ हाउ इकोनॉमी एक्चुअली वर्क, दैट इज कॉज एंड इफेक्ट रिलेशनशिप। ये जो पॉजिटिव नेचर का इकोनॉमिक्स होता है ये बस हमें बताता है कि ए में चेंजेस होने से बी में क्या इफेक्ट होगा, ए में चेंजेस होने से सी में क्या इफेक्ट होगा, बस ये कह के वो रुक जाता है कि देखो तुम्हारे प्राइस के वजह से डिमांड क्वांटिटी डिमांडेड में अफेक्ट पड़ेगा, या क्वांटिटी डिमांडेड की वजह से सप्लाई में अफेक्ट पड़ेगा, और भी कई चीज़ें हैं जो अफेक्ट पड़ेगा, तुम्हारे इनकम की वजह से डिमांड में अफेक्ट पड़ेगा। ये सारी चीज़ें वो बता देता है। वो बस बताता है कि ए के चेंज होने से बी चेंज होगा। इसीलिए उसको डिस्क्रिप्टिव नेचर का बोला जाता है। डिस्क्रिप्टिव नेचर, डिस्क्रिप्टिव नेचर का बोला जाता है और फैक्ट बेस्ड बोला जाता है। तो मतलब कॉज एंड इफेक्ट रिलेशनशिप के साथ वो और एक चीज़ बताता है कि फैक्ट्स क्या है। मान लो तुम्हारी इकोनॉमी का अनएम्प्लॉयमेंट रेट 12% पे चल रहा है, तो अगर उस किसी सेंटेंस ने तुम्हें बता दिया कि अनएम्प्लॉयमेंट रेट इन इंडियन इकोनॉमी इज 12%, तो ये जो सेंटेंस है ये पॉजिटिव नेचर का सेंटेंस हो जाएगा, क्योंकि वो फैक्ट बेस्ड सेंटेंस है। वो कोई और चीज़ नहीं बता रहा है, जो भी फैक्ट है वो वैसे का वैसा प्रेजेंट करके वहीं पर रुक जा रहा है। हाँ, तो ये जो इकोनॉमिक्स होता है पॉजिटिव इकोनॉमिक्स, वो चीज़ें कैसी है
कैसी होती है बस ये चीज़ बताएगा। हाउ थिंग्स आर, ये आर जो वर्ड है वो बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखना, एमसीक्यू के लिए बहुत काम में आएगा। एग्जाम्पल देखते हैं, हाउ प्राइजेस ऑफ द प्रोडक्ट्स अफेक्ट डिमांड फॉर द प्रोडक्ट, जो प्रोडक्ट की प्राइस है वो उसकी डिमांड को कैसे अफेक्ट करती है। अगर ये कोई चीज़ सेंटेंस अपने को समझा रहा है तो वो कौन से नेचर का हो जाएगा, वो पॉजिटिव नेचर का हो जाएगा। बट चीज़ें कैसी होती है या चीज़ें क्या चालू है ये समझ के अपने को कोई ज़्यादा फायदा नहीं होने वाला। कभी कभी हमारी जो रियलिटी होती है वो आइडियल नेचर की नहीं होती, हमारी रियलिटी हमें सुधारनी पड़ती है, तो हमारी रियलिटी हमें बेटर करनी पड़ती है। तो हो सकता है कि आज अनएम्प्लॉयमेंट रेट 15% पे चल रहा है, तो हमें वो सुधारना पड़ता है कि हम वो 10% पे कैसे लेके आए, 5% पे कैसे लेके आए। तो उसके लिए होता है नॉर्मेटिव इकोनॉमिक्स। नॉर्मेटिव इकोनॉमिक्स पॉजिटिव इकोनॉमिक्स का यूज़ करके अपने ओपिनियंस देता है। तो पढ़ते हैं पहले, इट डील्स विथ हाउ आइडियल इकोनॉमी शुड बी। काय की बात कर रहा है ये, शुड बी, ये शुड बी इंपॉर्टेंट वर्ड है, देखेंगे अपन। दैट इज इट टॉक्स अबाउट ओपिनियंस एंड जजमेंट। अब पॉजिटिव इकोनॉमिक्स में तो ए चेंज होने से बी में चेंज होगा ये बता दिया, बट बी में चेंज या बी में आइडियल सिचुएशन लाने के लिए ए में हमें क्या क्या करना चाहिए ये बताने वाला होता है नॉर्मेटिव इकोनॉमिक्स। नॉर्मेटिव इकोनॉमिक्स हमेशा अपने को ओपिनियंस देता है, नॉर्मेटिव इकोनॉमिक्स हमेशा अपने को जजमेंट देता है। फॉर एग्जांपल कि कैपिटलिस्ट सिस्टम और सोशलिस्ट सिस्टम में हमें लगता है कि कैपिटलिस्ट सिस्टम बहुत अच्छी है, तो क्यों अच्छी है, तो यहाँ पे हमने क्या दिया, ओपिनियन दिया है अपना। तो जहाँ पे ओपिनियंस की बात होती है, जहाँ पे जजमेंट की बात होती है, जहाँ पे आइडियल सिचुएशन को फॉर्म करने की बात होती है, वहाँ पे नॉर्मेटिव इकोनॉमिक्स आता है। नॉर्मेटिव इकोनॉमिक्स इज प्रिस्क्रिप्टिव इन नेचर। प्रिस्क्रिप्टिव यानी सॉल्यूशन प्रोवाइड करने वाला होता है, तो प्रिस्क्रिप्टिव। और पॉजिटिव इकोनॉमिक्स डिस्क्रिप्टिव नेचर का होता है, अपन पढ़ चुके हैं। और कैसा होता है, ओपिनियन बेस्ड होता है। पॉजिटिव इकोनॉमिक्स फैक्ट बेस्ड होता है और नॉर्मेटिव इकोनॉमिक्स ओपिनियन बेस्ड होता है। अपने को ओपिनियन देता है कि देखो तुम्हें ये करना चाहिए तो तुम्हें फायदा होगा, ये करने से तुम्हें नुकसान हो रहा है तो तुम्हें ये करना बंद कर देना चाहिए। तो ये क्या हो गया, ओपिनियन बेस्ड हो गया। नॉर्मेटिव इकोनॉमिक्स इज ऑलवेज ओपिनियन बेस्ड। हाउ थिंग्स शुड और ऑट टू बी, ये क्या बताता है हमें कि चीज़ें कैसी होनी चाहिए। हाउ थिंग्स शुड बी और ऑट टू बी, तो ये चीज़ याद रखना। कभी भी तुम्हारे सेंटेंस में अगर शुड बी और ऑट टू बी एक वर्ड आया, ये दोनों वर्ड आ गए या दोनों में से कोई एक वर्ड आ गया, तो तुम समझ देना कि ये जो सेंटेंस है वो कौन से नेचर का है, वो नॉर्मेटिव नेचर का है। और इज और आर अगर आ गया तो तुम समझ देना ये सेंटेंस कौन से नेचर का है, पॉजिटिव नेचर का है। एग्जाम्पल, व्हाट शुड बी प्राइस ऑफ प्रोडक्ट्स टू गेन मैक्सिमम प्रॉफिट। देखो ध्यान से समझना, पॉजिटिव इकोनॉमिक्स ने ये बता दिया कि देखो भाई प्राइस चेंज करोगे तो प्रोडक्ट की जो क्वांटिटी है या प्रोडक्ट की जो डिमांड है वो चेंज होंगी, बट हमें प्राइस कितना रखना चाहिए शुड बी, कि हमें मैक्सिमम प्रॉफिट हो। ये किसने बताया अपने को, ये नॉर्मेटिव इकोनॉमिक्स ने बताया। तो हमारे जो रियल वर्ल्ड का प्रॉब्लम था कि मुझे मैक्सिमम प्रॉफिट कमाना है, तो मुझे इसका सोल्यूशन चाहिए, तो ये सोल्यूशन अपने को किसने प्रोवाइड किया, पॉजिटिव इकोनॉमिक्स ने प्रोवाइड किया क्या, नहीं। पॉजिटिव इकोनॉमिक्स बोलता है सोल्यूशन प्रोवाइड करना मेरा काम नहीं है, मेरा काम तो है फैक्ट्स बताना। तो सोल्यूशन किसने प्रोवाइड किया अपने को, नॉर्मेटिव इकोनॉमिक्स ने। इसीलिए जो बिजनेस इकोनॉमिक्स है वो नॉर्मेटिव नेचर का बोला जाता है। क्यों, क्योंकि नॉर्मेटिव इकोनॉमिक्स सोल्यूशन प्रोवाइड करता है और बिजनेस इकोनॉमिक्स भी क्या कर रहा है, अपने को सोल्यूशन प्रोवाइड कर रहा है। इसी वजह से बिजनेस इकोनॉमिक्स इज ऑफ नॉर्मेटिव नेचर। सिंस इन बिजनेस इकोनॉमिक्स provide opinions to take decisions and directs how business policies should be formed, it is of normative nature। ये अपने को बताता है कि बिजनेस पॉलिसीज कैसे फॉर्म करनी चाहिए, मैक्सिमम प्रॉफिट के लिए तुम्हें क्या क्या करना चाहिए। इसी वजह से कौन से नेचर का है, नॉर्मेटिव नेचर का। बट सबसे इंपॉर्टेंट नोट, ये नोट याद रखना है, यहाँ पे एमसीक्यू अगर ये नोट के बेसिस पे आ गया तो तुम्हें ये ध्यान में रखना है। नोट क्या है, बिजनेस इकोनॉमिक्स ऑल्सो यूजेस पॉजिटिव इकोनॉमिक्स बट इट्स एम्फोसिस इज मोर ऑन नॉर्मेटिव इकोनॉमिक्स। अगर तुम्हें क्वेश्चन आ गया कि बिजनेस इकोनॉमिक्स कौन से इकोनॉमिक्स का यूज करता है, पॉजिटिव, नॉर्मेटिव, नन ऑफ द अबव या बोथ ऑफ द ए एंड बी, बोथ ए एंड बी अगर आ गया तो तुम क्या टिक करोगे, बोथ ए एंड बी टिक करके आओगे। क्यों, क्योंकि यहाँ पे मॉड्यूल में अपने को क्लियरली लिखा गया है कि बिजनेस इकोनॉमिक्स पॉजिटिव इकोनॉमिक्स का भी यूज करता है और नॉर्मेटिव इकोनॉमिक्स का भी यूज करता है, बट प्राइमरीली कौन सा इकोनॉमिक्स का यूज करता है। अगर ऐसा एमसीक्यू आया तो तुम क्या टिक करोगे, तुम नॉर्मेटिव टिक करोगे, ठीक है। बिजनेस इकोनॉमिक्स इज इक्वल्स टू पॉजिटिव इकोनॉमिक्स प्लस नॉर्मेटिव इकोनॉमिक्स, बट मोर ऑफ द नॉर्मेटिव इकोनॉमिक्स एंड लेस ऑफ द पॉजिटिव इकोनॉमिक्स। ये चीज़ें याद रखनी है। आगे बढ़ते,
तो अब तक अपन पढ़ रहे थे नेचर ऑफ बिजनेस इकोनॉमिक्स, और नेचर ऑफ बिजनेस इकोनॉमिक्स में अपन ने सारे पॉइंट्स पढ़ लिए। तो अपन अब स्टार्ट करेंगे स्कोप ऑफ बिजनेस इकोनॉमिक्स। बिजनेस इकोनॉमिक्स का स्कोप क्या है, बिजनेस इकोनॉमिक्स अपने को कौन कौन से टूल्स प्रोवाइड करता है, बिजनेस इकोनॉमिक्स अपने कौन कौन से प्रॉब्लम्स को सॉल्व करता है, ये सारी चीज़ें अपन देखेंगे। तो मान लेते हैं कि अपने पास एक कंपनी है, कंपनी ए। अब कंपनी ए को क्या चाहिए, कंपनी नीड्स टू टेक राइट डिसीजंस इन ऑर्डर टू बी सक्सेसफुल। उसको सही डिसीजन लेने हैं सक्सेसफुल होने के लिए। फॉर विच देयर मैनेजर यूज बिजनेस इकोनॉमिक्स। उसके मैनेजर क्या यूज़ करेंगे, बिजनेस इकोनॉमिक्स यूज़ करेंगे सही डिसीजंस लेने के लिए। अब सही डिसीजंस लेने के लिए और जो भी हमारे प्रॉब्लम्स है वो दो नेचर के होते हैं। कुछ प्रॉब्लम्स हमारे होते हैं जो कंपनी के अंदर से जनरेट होते हैं, या और जिन प्रॉब्लम्स को अपन कंट्रोल कर सकते हैं, और कुछ प्रॉब्लम्स ऐसे होते हैं जो कंपनी के बाहर से जनरेट होते हैं और जो हमारे कंट्रोल में नहीं रहते, बट उनको अपन समझने से अपना जो कोर्स ऑफ बिजनेस है वो चेंज कर सकते हैं। एग्जांपल से बताता हूँ, मान लो तुम्हारा प्रोडक्शन प्रोसेस में कुछ तो भी प्रॉब्लम है, तो ये जो प्रॉब्लम है ये तुम्हारे कंपनी के अंदर से जनरेट हुआ। अब कंपनी से अंदर से जनरेट हुआ, ये इंटरनल प्रॉब्लम हो गया, और इस इंटरनल प्रॉब्लम को तुम कंट्रोल कर सकते हो। तुम्हारा जो भी इशू चल रहा है, चाहे लेबर का इशू वगैरह, तुम सॉल्व कर सकते हो। बट तुम्हारी इकोनॉमी में जो नेशनल इनकम है या इकोनॉमिक ग्रोथ है वो दिन ब दिन कम होते जा रही है। अब ये जो प्रॉब्लम है वो तुम्हारे कंपनी स्पेसिफिक थोड़ी प्रॉब्लम है, ये तो पूरे इकोनॉमी स्पेसिफिक प्रॉब्लम है, यानी ये एक्सटर्नल प्रॉब्लम है। अब इस एक्सटर्नल प्रॉब्लम को तुम्हारी कंपनी अकेले तो सॉल्व नहीं कर सकती, तो इस केस में हम क्या करेंगे, इस केस में हम देखो इस प्रॉब्लम को तो सॉल्व नहीं कर सकते, बट इस प्रॉब्लम से कैसे बच सकते हैं इसके बारे में सोचेंगे। तो दो नेचर टाइप के प्रॉब्लम हो गए, एक तो हो गया कंपनी के अंदर का यानी इंटरनल, और दूसरा प्रॉब्लम हो गया कंपनी के बाहर का यानी एक्सटर्नल। अब एक्सटर्नल प्रॉब्लम्स क्या है और एक्सटर्नल प्रॉब्लम से हम कैसे बच सकते हैं, ये बताने के लिए अपने को मैक्रो के टूल्स यूज़ करने पड़ेंगे। कौन से टूल्स यूज़ करने पड़ेंगे, मैक्रो के टूल्स, मैक्रो इकोनॉमिक्स के टूल्स। और इंटरनल प्रॉब्लम को हम कैसे सॉल्व कर सकते हैं, मैंने ध्यान से समझना, मैंने बोला है कि एक्सटर्नल प्रॉब्लम से कैसे बच सकते हैं। क्यों बोला बच सकते हैं, क्योंकि एक्सटर्नल प्रॉब्लम हम सॉल्व नहीं कर सकते, हमारे कंट्रोल के बाहर की चीज़ है। बट इंटरनल प्रॉब्लम को हम कैसे सॉल्व कर सकते हैं, क्योंकि हमारे कंट्रोल की चीज़ है, ये बताने वाले टूल्स जो होते हैं वो माइक्रो के टूल्स होते हैं, मतलब माइक्रो इकोनॉमिक्स के टूल्स है जो हमारे इंटरनल प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने में अपने को क्या करेंगे, मदद करेंगे। तो समझते, सबसे पहले करेंगे सॉल्विंग इंटरनल इश्यूज यूजिंग माइक्रो इकोनॉमिक्स। माइक्रो इकोनॉमिक्स के टूल्स और माइक्रो इकोनॉमिक्स के थ्योरीज का यूज करके अपन क्या करेंगे, पहले इंटरनल प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे। सबसे पहले प्रॉब्लम क्या है, देखो मॉड्यूल में ये चीज़ क्लियरली ऐसे मतलब पॉइंट वाइज लिखे, बट मैंने क्या किया, पहले प्रॉब्लम बता दिया और उस प्रॉब्लम के लिए कौन कौन से टूल्स है अपने पास वो टूल्स बता दिए, ठीक है, ताकि समझने में आसानी हो या फिर अगर लर्न करना है या तो उसमें आसानी हो। सबसे पहला प्रॉब्लम का क्या है हमारा, हाउ मच प्रोडक्ट शुड आई प्रोड्यूस, मुझे कितना प्रोडक्ट प्रोड्यूस करना चाहिए, ये मेरा पहला प्रॉब्लम है, ठीक है। तो इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए अपने पास दो टूल्स है, एक है डिमांड एनालिसिस और दूसरा है डिमांड फोरकास्टिंग, ठीक है। क्योंकि किसकी बात होनी चाहिए, प्रोडक्ट प्रोड्यूस करने की बात हो रही है। प्रोड्यूस कब करेंगे, जब हमारा प्रोडक्ट सेल हो रहा है, और सेल कब होगा, जब हमारे पास क्या होंगी, डिमांड होंगी प्रोडक्ट की। तो प्रोडक्ट कितना प्रोड्यूस करना है, इसके लिए अपने को जानना पड़ेगा कि प्रोडक्ट की डिमांड अपने एरिया में, अपने मार्केट में कितनी। अब ये प्रोडक्ट की डिमांड जानने के लिए सबसे पहले अपने को पास्ट डेटा को एनालाइज करना पड़ता है कि पास्ट में मेरी डिमांड कितनी रही है प्रोडक्ट की, और इस पास्ट के डेटा को एनालाइज करने को ही बोलते हैं डिमांड एनालिसिस। तो पास्ट की बात या प्रेजेंट की बात जब मैं कर रहा हूँ तो मैं क्या कर रहा हूँ, डिमांड एनालिसिस कर रहा हूँ। अब ये पास्ट के डेटा के बेसिस पे जो पास्ट में अपना ट्रेंड बना है, अब जाहिर सी बात है कि अगर हमारे बिजनेस में कोई सिग्निफिकेंट चेंजेस नहीं होंगे तो ये ट्रेंड हमेशा फ्यूचर में भी कंटिन्यू रहेगा। ये फ्यूचर, ये पास्ट हो गया, तो ये फ्यूचर में भी कंटिन्यू रहेगा। तो फ्यूचर में मेरा प्रॉफिट या मेरा डिमांड कितना होने वाला है, ये समझने के लिए अपन क्या करते हैं, डिमांड फोरकास्टिंग यूज़ करते हैं। क्या यूज़ करते हैं, डिमांड फोरकास्टिंग। डिमांड फोरकास्टिंग यानी फ्यूचर में क्या डिमांड होने वाली है उसको समझना, उसको एनालाइज करना, ये इसको बोलते हैं डिमांड फोरकास्टिंग। ये फ्यूचर एक्सपेक्टेशंस की बात करता है। फाइंड आउट क्वांटिटी ऑफ प्रोडक्ट दैट कैन बी सोल्ड एंड अरेंज रिसोर्सेज फॉर दैट। ये किसके लिए यूज़ करता है, यूज़ होता है अपने को, कि ये अपने को बताता है कि देखो इतने प्रोडक्ट बिक सकते हैं। अब इतने प्रोडक्ट बिक सकते हैं तो इतने प्रोडक्ट अपने को प्रोड्यूस करने पड़ेंगे। प्रोड्यूस करने के लिए अपने को रॉ मटेरियल लगेंगे, लेबर लगेंगे, तो वो कितने अरेंज करके रखने हैं, पहले ही इन्वेंट्री कितनी जमा रखनी है, ये सारी चीज़ें
इस डिमांड फोरकास्टिंग की मदद से अपने को समझ में आती है। उसका डेटा जो है वो डिमांड फोरकास्टिंग अपने को प्रोवाइड करता है। नेक्स्ट प्रॉब्लम, हाउ आई शैल रिड्यूस माई कॉस्ट टू अर्न मैक्सिमम प्रॉफिट। अब प्रॉफिट अर्न करना है तो क्या करना पड़ेगा, प्रॉफिट अर्न करना है तो प्रॉफिट बढ़ाना है तो अपने को अपनी कॉस्ट करनी पड़ेगी कम। सबसे पहले अपने को कॉस्ट कम करनी पड़ेगी। तो कॉस्ट मैं कैसे कम करूँ जिससे मेरा प्रॉफिट ज़्यादा से ज़्यादा हो, तो इसके लिए अपने को एक टूल है अपने पास, प्रोडक्शन एंड कॉस्ट एनालिसिस। जो भी कॉस्ट हमारी होती है, जो भी प्रोडक्शन हम करते हैं, इन चीज़ों को थॉरोली एनालाइज अगर करते हैं तो उस टूल को क्या बोलते हैं, प्रोडक्शन एंड कॉस्ट एनालिसिस। तो प्रोडक्शन एंड कॉस्ट एनालिसिस में सबसे पहले अपने को डिसीजन लेना पड़ता है कि जो मेरी प्रोडक्शन की टेक्निक है वो प्रोडक्शन की टेक्निक में कौन सी यूज़ करूँ। क्या दो तरीके की टेक्निक होती है, एक तो होती है कैपिटल इंटेंसिव टेक्निक जहाँ पे मशीनरीज का यूज़ बहुत ज़्यादा होता है, और दूसरी होती है लेबर इंटेंसिव टेक्निक जहाँ पे लेबर्स का यूज़ बहुत ज़्यादा होता है। तो मुझे ये डिसाइड करना है कि मैं लेबर इंटेंसिव टेक्निक यूज़ करूँ या कैपिटल इंटेंसिव टेक्निक यूज़ करूँ। अब कैपिटल इंटेंसिव टेक्निक में भी मैं कौन सी टेक्निक यूज़ करूँ, हो सकता है कि कैपिटल इंटेंसिव टेक्निक में मशीनरी 1 भी मैं यूज़ कर सकता हूँ, मशीनरी 2 भी मैं यूज़ कर सकता हूँ। तो उसमें मैं कौन सी यूज़ करूँ, ये भी डिसीजन अपने को लेना पड़ता है। ये डिसीजन कौन से बेसिस पे लिया जाता है, ये लिया जाता है कि देखो अगर मैं लेबर इंटेंसिव टेक्निक यूज़ करूंगा तो मेरा कॉस्ट कितना आएगा, और अगर मैं कैपिटल इंटेंसिव टेक्निक यूज़ करूंगा तो मेरा कॉस्ट कितना आएगा। जिसमें मेरा कॉस्ट कम आएगा वो टेक्निक मैं यूज़ करूंगा। और ये एकदम सब्जेक्टिव नेचर का होता है, मतलब कंपनी टू कंपनी चेंज होता है, कंपनी टू कंपनी। किसी को कैपिटल इंटेंसिव टेक्निक सस्ती पड़ती है, किसी को लेबर इंटेंसिव टेक्निक सस्ती पड़ती है। तो कौन सी चीज़ें अपने को सस्ती पड़ने वाली है ये चीज़ें अपने को बताता है प्रोडक्शन एनालिसिस। और नेक्स्ट होता है कॉस्ट एनालिसिस। व्हाट शैल बी आउटपुट साइज एंड प्लान टाइम सो दैट द कॉस्ट आर लीस्ट। हो सकता है कि कभी कभी बहुत बड़ा प्लांट बनाने से अपने को जितना फ़ायदा होना चाहिए उतना फ़ायदा ना हो, ठीक है। तो मेरा प्रोडक्शन क्या जो डिमांड है, प्रोडक्ट की डिमांड है वो 1000 यूनिट की है, और मैंने 10 लाख की कैपेसिटी वाला प्लांट बना दिया, तो उसकी कॉस्ट बहुत ज़्यादा आएंगी, ठीक है। उसके लिए जो मेंटेनेंस कॉस्ट लगेंगी, उसके लिए जो लेबर लगेंगे वो मेरे को बहुत ज़्यादा लगेंगे। तो मुझे प्रॉफिट होने से और फ़ायदा होने से ज़्यादा उसका क्या हो जाएगा, नुकसान हो जाएगा। इसी वजह से ये अपने को ये देखना पड़ता है कि प्लांट की साइज़ कितनी होनी चाहिए, कितना आउटपुट मुझे जनरेट करना चाहिए। कभी कभी होता है, आगे हम पढ़ेंगे इकोनॉमिक्स में जैसे आगे बढ़ेंगे, कि कभी कभी बहुत ज़्यादा आउटपुट प्रोड्यूस करना लेस प्रॉफिटेबल हो जाता है। तो ये कितना आउटपुट प्रोड्यूस करना चाहिए, कितना साइज़ होना चाहिए प्लांट का, टाइम कितना होना चाहिए, कितने टाइम के लिए प्रोड्यूस करना चाहिए, कितनी इन्वेंट्री मुझे रखनी चाहिए, ये सारी चीज़ें अपन कॉस्ट एनालिसिस में स्टडी करते हैं और उसके बेसिस पे अपन डिसीजंस लेते हैं। कभी कभी कॉस्ट को भी हम ब्रेक डाउन करते हैं कि देखो फिक्स्ड कॉस्ट होती है, कुछ वेरिएबल कॉस्ट होती है, तो फिक्स्ड कॉस्ट को मैं कैसे कंट्रोल कर सकता हूँ, वेरिएबल कॉस्ट को मैं कैसे कम कर सकता हूँ। ये सारी चीज़ें बहुत डिटेल में ये सब्जेक्ट होता है और ये अपने को बिजनेस इकोनॉमिक्स के पार्ट में पढ़ना पड़ता है। आगे हम बढ़ेंगे। तीसरा हमारा जो प्रॉब्लम आता है, हाउ मच इन्वेंट्री शुड आई कीप, मुझे कितनी इन्वेंट्री रखनी चाहिए। अब ये सवाल क्यों अराइज होता है, पहले हम इसे समझेंगे। सबसे पहले अगर हम एक ऑप्टिमल लेवल कंसीडर करेंगे, एक ऑप्टिमल लेवल है, अगर हम ज़्यादा इन्वेंट्री स्टोर करते हैं तो हमारा वर्किंग कैपिटल उसमें लग जाएगा। फॉर एग्जांपल मैंने 10 करोड़ का लोन लिया है बिजनेस करने के लिए, जो डे टू डे एक्टिविटीज़ है वो करने के लिए, और मैंने क्या कर दिया, उससे प्रोडक्शन कर दिया, उस लोन को यूज़ करके रॉ मटेरियल खरीदा और रॉ मटेरियल करके 8 करोड़ की मैंने इन्वेंट्री स्टोर कर दी। अब जो 8 करोड़ की मैंने इन्वेंट्री स्टोर की है बना के, क्या वो मुझे फ़ायदा दे रही है या नुकसान दे रही है? ऑफकोर्स वो मुझे नुकसान दे रही है। क्यों? क्योंकि 8 करोड़ रुपए मेरे उस वेयर हाउस में लॉक हो गए। अब वेयर हाउस में वो 8 करोड़ अगर लॉक हो गए तो मुझे उस पर इंटरेस्ट पे करना पड़ेगा, तो मुझे नुकसान हो जाएगा। किसका नुकसान हो जाएगा? मुझे इंटरेस्ट कॉस्ट का नुकसान हो जाएगा अगर मैं मोर देन एडिक्वेट इन्वेंट्री अगर बना के रखता हूँ। तो हाई इन्वेंट्री स्टोर करना मेरे लिए लॉस का कारण बन सकता है अगर मैं ज़्यादा इन्वेंट्री, ऑप्टिमल लेवल से बहुत ज़्यादा इन्वेंट्री स्टोर करके रखता हूँ। तो ठीक है, फिर अच्छा है कि हम क्या करेंगे, बहुत कम इन्वेंट्री स्टोर करेंगे तो हमारा इंटरेस्ट कॉस्ट क्या आएगा, बहुत कम आएगा। बट यहाँ पे भी नुकसान होता है। नुकसान क्या होता है, मान लो तुम्हारी साल की डिमांड है 1 लाख प्रोडक्ट्स की, और तुम्हें पता है कि कभी कभी रोज़ लोग आते हैं, कभी कभी 5 की डिमांड आती है प्रोडक्ट की, कभी कभी 10 प्रोडक्ट की डिमांड आती है, कभी कभी 50 प्रोडक्ट की डिमांड आती है। तो तुम क्या सोचते हो कि मुझे एवरेज 25 प्रोडक्ट में रख देता हूँ इन्वेंट्री में, तो बहुत कम इन्वेंट्री रखूँगा तो क्या हो जाएगा,
मेरा जो इंटरेस्ट कॉस्ट है वो कम रहेगा और मुझे बहुत फ़ायदा होगा। बट कभी कभी क्या होता है कि तुम्हें बहुत ज़्यादा सडनली बहुत ज़्यादा ऑर्डर आता है। मान लो तुम्हें एक दिन में 10,000 यूनिट्स का ऑर्डर आ गया। अब 10,000 यूनिट्स का ऑर्डर आ गया तो तुम इसे फुलफिल नहीं कर पाओगे। क्यों? क्योंकि तुम्हारे पास इन्वेंट्री सिर्फ कितनी है? इन्वेंट्री सिर्फ 25 प्रोडक्ट्स की है, क्योंकि तुम्हारे कॉस्ट को कट करने के लिए तुमने इन्वेंट्री कम रखी थी। तो इस ऑर्डर को फुलफिल नहीं कर पाओगे तो ये कस्टमर क्या हो जाएगा? ये कस्टमर चला जाएगा किसी दूसरे तुम्हारे कॉम्पिटिटर के पास, तो तुम्हारा को कस्टमर का लॉस होगा। और ये कस्टमर क्या बताएंगा आगे चल के 10 लोगों को कि देखो इनके पास तो इन्वेंट्री अवेलेबल ही नहीं रहती, ये तो कुछ अपने को प्रॉम्प्टली देते ही नहीं है, तो ये बिजनेस कोई अच्छा नहीं है। तो इससे कस्टमर पोटेंशियल ऑर्डर और कस्टमर लॉस हो सकता है अगर हम इन्वेंट्री बहुत ज़्यादा कम रखें तो इसीलिए अपने को क्या करना पड़ता है? एक बैलेंस मेंटेन करना पड़ता है। ज़्यादा इन्वेंट्री रखेंगे तो भी नुकसान, कम इन्वेंट्री रखेंगे तो भी नुकसान, इसीलिए अपने को ऑप्टिमम इन्वेंट्री रखना पड़ता है। और ये ऑप्टिमम इन्वेंट्री लेवल हर बिजनेस के लिए अलग अलग होती है, और हर बिजनेस के लिए जो ऑप्टिमम इन्वेंट्री लेवल है वो उस बिजनेस के डेटा से निकाला जा सकता है। तो ये जो है ऑप्टिमम इन्वेंट्री कैलकुलेशन, उसको ये किस में आता है? इन्वेंट्री मैनेजमेंट में आता है। जो ऑप्टिमम इन्वेंट्री निकालना है बिजनेस के लिए वो इन्वेंट्री मैनेजमेंट में आता है। इन्वेंट्री मैनेजमेंट में और भी बहुत सारे कंसेप्ट्स आते हैं, जैसे ABC एनालिसिस एक कंसेप्ट होता है जो अपने को मॉड्यूल में एग्जांपल दिया। ABC एनालिसिस क्या होता है कि जो प्रोडक्ट, मान लो A, B और C मेरे 3 प्रोडक्ट है, A प्रोडक्ट सबसे ज़्यादा बिकता है, B प्रोडक्ट उससे कम बिकता है और C प्रोडक्ट बहुत कम बिकता है। तो मैं क्या करूँगा? A प्रोडक्ट की इन्वेंट्री सबसे ज़्यादा रखूँगा, B प्रोडक्ट की इन्वेंट्री कम रखूँगा, क्योंकि अगर कभी कभी, और C प्रोडक्ट की इन्वेंट्री बहुत कम रखूँगा। तो इससे क्या हो जाएगा? कभी कभी मेरा C वाला कस्टमर चला भी गया तो मुझे ज़्यादा नुकसान नहीं होगा, क्योंकि मैं सबसे कम C प्रोडक्ट बेचता हूँ। तो A प्रोडक्ट मैं ज़्यादा बेचता हूँ, वो मेरे बिजनेस का मेन प्रोडक्ट है, इसके लिए उसकी इन्वेंट्री मैं ज़्यादा रखूँगा। तो ये होता है ABC एनालिसिस। ये ABC एनालिसिस CA इंटर में कॉस्टिंग का पार्ट है, तो उसमें डिटेल में अपने को पढ़ने को मिलेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं अपन। हाँ, इन्वेंट्री बेसिकली 3 टाइप की होती है, ये बताना रहेगा। इन्वेंट्री 3 टाइप की होती है। सबसे पहले रॉ मटेरियल, फिर फिनिश गुड्स और फिर वर्क इन प्रोसेस। जो तुम्हारा इनपुट होता है कि जो हमें कुछ प्रोडक्ट बनाने के लिए यूज़ होगा। मान लो मैं फॉर एग्जांपल कुछ स्मार्टफोन बना रहा हूँ तो उसके लिए मुझे प्लास्टिक लगेगा, सिलिकॉन लगेगा, तो ये सारी चीज़ें मेरी क्या हो गई? इनपुट हो गई। कुछ होते हैं फिनिश गुड्स जो मैंने बना के रख दिए हैं, फिनिश प्रोडक्ट बना के रख दिए, वो मेरे फिनिश गुड्स। और दूसरे होते हैं वर्क इन प्रोसेस। वर्क इन प्रोसेस यानी ऐसे गुड्स जो रॉ मटेरियल के स्टेज में नहीं बचे, वो प्रोडक्शन प्रोसेस में चले गए बट प्रोडक्शन कंप्लीट नहीं हुआ, तो वो कहाँ पे चले जाएंगे? वर्क इन प्रोसेस में चले जाएंगे। चौथा हमारा जो प्रॉब्लम है वो है हाउ मच इज़ द कंपटीशन इन मार्केट फॉर सेलिंग प्रोडक्ट। अब ये थोड़ा एक्सटर्नल नेचर का प्रॉब्लम है कि मुझे जानना है कि मेरी मार्केट में अगर मैं प्रोडक्ट निकालता हूँ तो उसकी कंपटीशन कितनी। क्यों कंपटीशन जाननी है मुझे? देखो, अगर मेरी कंपटीशन बहुत ज़्यादा है और मेरी कंपटीशन अगर बहुत कट थ्रोट है तो उतना ही कम प्रॉफिट मैं कमाऊँगा, और कंपटीशन जितनी कम होगी उतना ही ज़्यादा प्रॉफिट मैं कमाऊंगा। तो कंपटीशन और प्रॉफिट का इन्वर्स रिलेशन होता है, ज़्यादा कंपटीशन कम प्रॉफिट, कम कंपटीशन ज़्यादा प्रॉफिट। ठीक है, तो मुझे इसी वजह से मेरा कंपटीशन जानना है, और कंपटीशन ज़्यादा या कम होने से ही तुम्हारा मार्केट का स्ट्रक्चर डिसाइड होता है। ठीक है, बहुत सारे मार्केट के स्ट्रक्चर होते हैं, उसके लिए एक डेडिकेटेड लेसन है अपने पास, वो हम आगे पढ़ेंगे। बट ये अपने को फिलहाल इतनी ही चीज़ समझनी है कि एक्सटेंट ऑफ कंपटीशन होता है मार्केट में। कुछ मार्केट में कंपटीशन जीरो होता है, जैसे फॉर एग्जांपल तुम पढ़ चुके होंगे मोनोपोली में कोई भी कंपटीशन नहीं होता, एक ही कंपनी होती है, तो उसमें एक्सटेंट ऑफ कंपटीशन कम होता है। परफेक्ट कंपटीशन में इतनी ज़्यादा कंपटीशन होती है कि कोई भी बंदा प्रॉफिट ही नहीं कमा पाता, तो इसमें ज़्यादा कंपटीशन होती है। तो सबसे पहले अपने को एक्सटेंट ऑफ कंपटीशन जाननी पड़ती है। अगर हाई रहेंगी तो प्राइसिंग पावर लो रहेगा, और अगर लो रहेंगी तो प्राइसिंग पावर ज़्यादा रहेगा। बट ये सर प्राइसिंग पावर होता क्या? प्राइसिंग पावर मतलब खुद प्राइस को डिसाइड करने की एबिलिटी, कि मैं स्मार्टफोन बनाया, मैं स्मार्टफोन के 20,000 चार्ज करूँगा, ये जो एबिलिटी होती है उसी को बोला जाता है प्राइसिंग पावर। और ठीक है, और लास्ट में मार्केट स्ट्रक्चर एनालिसिस में अपने को एक चीज़ और बहुत इंपॉर्टेंट जानकारी मिल जाती है कि मार्केट गैप कहाँ पे। मार्केट गैप यानी क्या? मार्केट गैप समझते हैं। मान लो तुम्हारे इंडियन मार्केट में, अपने इंडियन मार्केट में 50,000 के फ़ोन्स भी है, 1 लाख के फ़ोन्स भी है, 40,000 के फ़ोन्स भी है, और फिर 10,000 के फ़ोन है, 5,000 के फ़ोन है, तो ये सारे फ़ोन है। तो अपने को एक गैप दिख गया यहाँ पे
कि 10,000 से नीचे वाले भी फ़ोन है, 50,000 से ऊपर वाले या 40,000 से ऊपर वाले भी फ़ोन है, बट 10,000 के ऊपर और 40,000 के नीचे ये रेंज में कोई भी फ़ोन नहीं बना रहा। तो ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा मार्केट गैप। और इस मार्केट गैप को आइडेंटिफाई करके इस मार्केट गैप को अपन कैश इन कर सकते हैं, उससे अपन बहुत ज़्यादा प्रॉफिट कमा सकते हैं। क्यों? क्योंकि अगर मैं 30,000 का फ़ोन बना रहा हूँ तो क्या मुझे कोई कंपटीशन रहेंगी? कोई भी कंपटीशन नहीं रहेंगी। और कंपटीशन नहीं रहेंगी तो क्या हो जाएगा, मुझे ज़्यादा प्रोडक्ट मैं बेच पाऊँगा, मेरी क्वांटिटी बहुत ज़्यादा बिकेगी, और क्वांटिटी ज़्यादा बिकेगी तो मेरा जो प्रॉफिट है वो प्रॉफिट भी मेरा क्या होगा, बहुत ज़्यादा होगा। ठीक है, तो मार्केट स्ट्रक्चर एनालिसिस में ये सारी चीज़ें अपने को देखने को मिलती है, सीखने को मिलती है कि मार्केट में कंपटीशन कितना है और मार्केट गैप कहाँ पे है। नेक्स्ट 5th प्रॉब्लम जो है वो आज हम पढ़ेंगे, हाउ टू प्रॉपरली एलोकेट रिसोर्सेस। ये अपना आज के लेक्चर का लास्ट पॉइंट होगा, हाउ टू प्रॉपरली एलोकेट रिसोर्सेस। मेरे पास लिमिटेड रिसोर्सेस है, अपन पहले से वही देख रहे हैं कि ह्यूमन रिसोर्स हो या नेचुरल रिसोर्स हो या फिजिकल रिसोर्स हो, फाइनेंशियल रिसोर्स हो, सारे रिसोर्सेस की एक लिमिट है मेरे पास, अनलिमिटेड कुछ भी नहीं है। तो इस रिसोर्सेस को मैं ऑप्टिमली कैसे यूज़ कर सकता हूँ कि उतने ही रिसोर्सेस में मैं ज़्यादा प्रोडक्ट बनाऊँ। तो इसके लिए एक कंसेप्ट आता है लीनियर प्रोग्रामिंग का। लीनियर प्रोग्रामिंग बेसिकली क्या करता है, मैथमेटिकल ग्राफ्स में वो सारी जो डेटा है वो डेटा को एनालाइज करके एक मैथमेटिकल ग्राफ बनाता है, और उस ग्राफ के बेसिस पे अपन फिर डिसीजन ले सकते हैं कि हमें प्रोडक्ट का कॉम्बिनेशन, हमें रॉ मटेरियल का कॉम्बिनेशन क्या रखना चाहिए जिसके हिसाब से हमें मिनिमम कॉस्ट लगे और मैक्सिमम प्रॉफिट अर्न हो। तो मिनिमाइज कॉस्ट और मैक्सिमम प्रॉफिट अर्न करने के लिए अपने को क्या करना पड़ता है, मैथमेटिकल फंक्शंस का यूज़ करना पड़ता है। फंक्शंस यानी क्या, जैसे तुम पढ़ते हो ax² + bx + c, ये क्या हो गया, अपना एक मैथमेटिकल फंक्शन हो गया। तो ये जो डेटा है, बिजनेस का डेटा है, अगर हम कन्वर्ट करके मैथमेटिकल फंक्शन में उसे कन्वर्ट करते हैं और फिर उसे ग्राफ में ड्रॉ करते हैं, तो अपने को बहुत अच्छी इन्फॉर्मेशन मिल सकती है कि कौन सा कॉम्बिनेशन अपने लिए बहुत प्रॉफिटेबल है और कौन सा कॉम्बिनेशन अपने लिए सबसे कम प्रॉफिटेबल है, और उसके बेसिस पे अपन फिर डिसाइड कर सकते हैं कि कौन सा प्रोडक्ट किस क्वांटिटी में अपने को बनाना है। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें 5 प्रॉब्लम्स अपन पढ़ चुके हैं। बाकी के जो प्रॉब्लम्स है वो अपन नेक्स्ट लेक्चर में पढ़ेंगे। तो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में।